Hello everyone. Welcome to तथास्तु ICS and welcome to our this class जिसमें कि हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। एंड ये जो न्यूज़ एनालिसिस है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी डिले के। बट उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए जो हमारे MCQs होते हैं ना, वो इसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs में रहते हैं, तो इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिए ताकि जो MCQs जो हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कोर्सेज। तो हमारी NCERT मॉड्यूल बैच जो है ये चल रही है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 3-4 क्लासेस ही हुई हैं तो यू कैन ज्वाइन, राइट। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा स्कोर एनरिचमेंट फिलॉसफी, स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम, फिलॉसफी ऑप्शनल, ये दोनों ही चल रहे हैं। यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज। ऐसे प्रोग्राम ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे और भी कोर्सेज जो हैं BA MA डिप्लोमा प्लस UPSC प्रिपरेशन, या फिर सिर्फ UPSC प्रिपरेशन करना है तो वो भी हमारे ये सारे कोर्सेज रनिंग मोड में है, तो यू कैन ज्वाइन दीज एज वेल। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में है ये अवेलेबल। ओके फाइन। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? tathastuics.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे जो है आप कॉल कर सकते हो। ओके, इन ऑर्डर टू गेट दी इंफॉर्मेशन। एंड प्लीज 10 से लेकर के 10 और यू कैन से 10:30 AM से लेकर के 5 और 6 PM तक आप इस पे कॉल करिए। ऐसा नहीं है कि 8 बजे कॉल करो, 9 बजे कॉल करो, फिर बाद में कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा है तो वैसा काम मत करिए, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हमारा जो पहला न्यूज है इसमें ये दिया हुआ है दैट एज ह्यूमंस एग्जिट वाइल्ड लाइफ हैज द रन ऑफ देवरीगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअली बोल रहा है कि ये जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सबसे पहले तो ये देखो है कहाँ पे। ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये है उड़ीसा में। इसमें जो सेटलमेंट्स थी, यहाँ पे जो फैमिलीज थी, लगभग 400 फैमिलीज थी जो कि वहाँ पे गांव में जो है वो बेसिकली रह रहे थे, वहाँ पे विलेजेस में, डिफरेंट विलेजेस में रह रहे थे। तो उन सभी को जो है वो मूव कर दिया गया, दूसरे प्लेस पे मूव कर दिया गया उनका। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि ये एक्चुअली दोनों के लिए ही बहुत अच्छा हुआ है। ह्यूमंस के लिए भी अच्छा हुआ है एंड एनिमल्स के लिए भी अच्छा हुआ है, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इन द न्यूज। ओके, तो सबसे पहले तो देख लो इसका लोकेशन कहाँ है? उड़ीसा में है, राइट। दिस इज डन। अचीवमेंट क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट फ्री है। अब इसमें जो है पीसफुली लोग जो जानवर है वो अपना आराम से रह सकते हैं, एंड ह्यूमंस को दूसरी जगह बैठा दिए, दूसरी जगह सेंड कर दिए, तो वो लोग वहां पे आराम से अपना रह सकते हैं। साइज क्या है सैंक्चुरी की? 353.81 स्क्वायर किलोमीटर से इसकी साइज है। कंपैरिजन, देवड़ीगढ़ एंड नालाबाना बर्ड सैंक्चुरी जो कि चिलिका लेक पे है, दीज आर एक्सेप्शंस ओवर देयर इन दी ओडिशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है परमानेंट सेटलमेंट्स हुआ करते हैं विद इन द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, एंड दीज आर क्वाइट कॉमन, जो कि हमेशा से जनरेशन से वहीं पे ही रहते आए हैं। इस वजह से जो ये लोकेशन है ये काफी ज्यादा जो थोड़ी स्पेशल हो जाती है। देखिए चिलिका लेक जो है ये अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन आता है, राइट। चलो, सो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन था यहाँ पे हो गया। अब इसके अलावा देखिए, जब आप वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रह रहे हैं या फिर वहां से आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, या फिर जो फॉरेस्टेड एरिया जो है वो आपके घर से या फिर जो ह्यूमन सेटलमेंट है उससे नजदीक है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसमें इंसान भी डरे रहते हैं, जानवर भी डरे रहते हैं। इंसान जो है वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अब आप खुद सोचिए कि आपके बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो हाउ यू विल बी फीलिंग, कैसा फील होगा? हाउ वुड यू फील, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये बेचारा इसके ऊपर आग इस तरीके से फेंक रहे हैं। इमेजिन ये किस तरीके से, मतलब ये बेजुबान, हमारे लिए बेजुबान है, उसके पास तो जुबान है, हम ना समझ रहे वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर आग किस तरीके से फेंके हुए हैं। इज इट राइट? इज इट वर्थ इट? हम ह्यूमंस जो है उनके सेटलमेंट में जाकर के उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके हम उनके घर में रह रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। सी, इज इट राइट? ओके, तो ये जो
ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये चीज जो है वो बेसिकली कम हो जाएगी अगर हमने ये काम किया। तो ये काम हो गया है देवरीगढ़ में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, तो दैट इज रियली वेरी गुड, एंड स्पेशली फॉर द एनिमल्स इट इज रियली वेरी गुड. Okay, so the relocation has led to tangible drop in the incidence of the man wildlife conflicts जो कि देवरीगढ़ में हो रहा था. ओके तो इससे पहले भी जो है एक टाइगर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि एक टाइगर जो है वो नेबरिंग एरिया में छत्तीसगढ़ में, वहां पे जो है नेबरिंग छत्तीसगढ़ क्रॉस्ड ओवर इनटू दी देवरीगढ़, छत्तीसगढ़ से जो है वो देवरीगढ़ में आ गया. एंड इससे जो है इट हाईलाइटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द रेलोकेशन. इट मीन्स किया है कि उनको भी देखिए, जानवर भी जो है वो डरते हैं, हम भी ह्यूमन, हम भी डरते हैं जानवर से, जानवर भी हमसे डरते हैं, एनिमल्स भी, एनिमल्स आर आल्सो स्केयर्ड ऑफ अस. सो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि जब ह्यूमंस का प्रेजेंस नहीं है तो ऑब्वियसली जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली मूव ऑन भी कर सकेंगे एंड दे वुड बी एबल टू ग्रो ऑल्सो, है ना. तो वो उनका पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली ज्यादा भी होगा. तो ऑल इन दिस आर्टिकल इट इज एक्चुअली हाईलाइटिंग कि ये जो रेलोकेशन हुआ है तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर एवरीवन. ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द ओडिशा रीजन, राइट. एंड यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच इज सिचुएटेड ओवर देयर. सो इट कंप्राइजेस द लोहारा देवड़ीगढ़, लोहारा एंड देवड़ीगढ़ रिजर्व्ड फॉरेस्ट विच आर पार्ट ऑफ द बड़ा पहाड़ हिल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, उड़ीसा ध्यान में रखना है, बड़ा पहाड़ हिल्स जो है वो ध्यान में रखना है. हीराकुंड डैम 1/3, ये जो सैंक्चुरी का 1/3 एरिया है, ठीक है, सैंक्चुरी का 1/3 एरिया जो है यहाँ पे किसका प्रेजेंस आ जा रहा है, हीराकुंड डैम का. सो 1/3 ऑफ द सैंक्चुरीज एरिया इज बाउंडेड बाय द हीराकुंड डैम विच फॉर्म्स अ मिनी कैचमेंट फॉर द रिजर्वोयर. ओके तो एंड ये जो हीराकुंड डैम आ गया, तो ये डैम किसके ऊपर बनी हुई है, तो ये डैम जो है ये महानदी रिवर के ऊपर है. okay, and it is situated to the east and north of the sanctuary. ठीक है, तो सैंक्चुरी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी जा रही है. ओके यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, उषा कोटी वाटरफॉल, जो कि बहुत ही फेमस है. सो दिस इज द वन जो कि यहाँ की ब्यूटी भी एक तरीके से इंक्रीज कर दे रही है. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जी वीर सुरेंद्र साई ये एक फ्रीडम फाइटर थे. ओके ये एक फ्रीडम फाइटर थे. जब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन कर रहे थे, मतलब उनके अगेंस्ट जो है विद्रोह कर रहे थे, तो उनका एक ये जो कैंप के तौर पे यहाँ पर ये अपना एक कैंप और यू कैन से एक अपना बेस जो है वो यहाँ इस सैंक्चुरी में बना करके रखे हुए थे. हु यूज्ड द लोकेशन एज अ बेस ड्यूरिंग हिज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. His base was located at the Bada Pathara situated within the sanctuary. So इस लोकेशन में जो है इनका बेस था. वेजिटेशन क्या है इसकी, तो वेजिटेशन ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसमें यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे बहुत सारे एथनोबोटानिकल एंड मेडिसिनल वैल्यू वाले जो प्लांट्स हैं, प्लांट स्पीशीज हैं इस टाइप के, जो दैट यू वुड बी एबल टू फाइंड ओवर हियर इन दी देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. फौना किसके, तो फ्लोरा का हमको पता चल गया. फौना एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स है डिफरेंट टाइप के वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. ठीक है, सो द नोटेबल एनिमल्स लाइक दैट ऑफ द 4-horned एंटीलोप, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, ठीक है, वाइल्ड बोर्स, डियर्स, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर हियर. चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा IIT खड़गपुर का. IIT खड़गपुर टू डेवलप टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज. ठीक है, टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो बनाने का काम मिला है इनको करना है. एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ओके जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो वो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो एक तरीके से इंटरचेंजेबली हम काफ़ी टाइम ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी का जो ये वर्ड है वो बेसिकली यूज़ करते हैं. बट ब्लॉकचेन जो है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही लिमिटेड नहीं है. ओके चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपको जो है एक ओवरव्यू टाइप दे देते हैं.
सो ये जो IIT खड़गपुर है ये डेवलप करेगा टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम इंडियन रेलवेज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, इट एम्स टू एनहांस सेफ्टी मेजर्स, okay, safety measures and complement the existing data logger which is considered the black box of the rolling stock। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिसमें कि सेफ्टी मेजर्स की बात रहेगी एंड डेटा जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जो बात है वो भी यहाँ पे जो है इंक्लूडेड रहेगा। तो IIT खड़गपुर जो है वो इस पर्टिकुलर ये जो पूरा चीज है इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड कोलैबोरेशन, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने रिक्वेस्ट किए थे IIT खड़गपुर में कि इनका जो रिसर्च मतलब इनका जो रिसर्चर्स है इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम, वहाँ पे जो रिसर्चर्स है उनसे कहा कि भैया आइए थोड़ा सा कुछ काम करें, है ना, रेलवेज को लेकर के। ये जो हमारा अभी कोलाइड किया था उड़ीसा का, है ना, तो वो कहाँ से हम किस तरीके से जो चीज़ों को है बेटर कर सकते हैं, तो रिसर्च करने के पर्सपेक्टिव से जो है यहाँ पर इनको बोला गया है। ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करा गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप द सिस्टम। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है of recording information that is highly resistant to tampering, hacking and manipulation. It is widely used in cryptocurrency and banking transactions। अब ब्लॉकचेन में बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, ऐसे इंफॉर्मेशंस को जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। एंड किस केस में वल्नरेबल है? जहां पर कि वो डेटा की टैंपरिंग हो सकती है, हैकिंग हो सकती है एंड उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हाईली मतलब प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से हाईली रेजिस्टेंट है एंड इट इज वाइडली यूज्ड। ये किस चीज में यूज होता है? क्रिप्टो करेंसी में और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं इसमें यूज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चीज के? इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो प्रोवाइड रियल टाइम ट्रेन मूवमेंट डेटा टू स्टेशन मास्टर्स। ये जो अभी IIT खड़गपुर बेसिकली जो काम करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो उसका काम ये है कि जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली ट्रांसफर हो सके। किसका? ट्रेन की मूवमेंट का स्टेशन मास्टर्स को जा सके, सेक्शन कंट्रोलर्स के पास उसका इंफॉर्मेशन जा सके, सिग्नल इंजीनियर्स के पास जा सके, और या फिर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है जिनके पास इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है उनके पास ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो सके रियल टाइम में, जो कि ब्लॉकचेन में होता है। ओके, and it also aims to offer enhanced data integrity, transparency and that of the security also. As I always says, data is everything in today's scenario। आज के टाइम में जो डेटा है वही सब कुछ है। ओके, तो उसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज व्हाट दे विल बी फोकसिंग ऑन। फीचर्स क्या है? ये जो नया सिस्टम होगा, ये जो नया सिस्टम बनाने के लिए रिसर्च हो रहा है जिसके ऊपर बात हो रही है कि क्या कैसे होना है करके, ठीक है, तो दिस विल इनेबल सिक्योर डेटा शेयरिंग। सिक्योरली जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। ऑटोमेट प्रोसेसेस विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिएट टैम्पर एविडेंट ऑडिट ट्रायल्स। ये सारा काम जो है वो बेसिकली कर सके, तो ये फीचर है यहाँ पे। ओके, लिमिटेशंस ऑफ द डेटा लॉगर। अभी जो हमारे पास डेटा लॉगर्स है, इट हैज सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, लैक ऑफ टैम्पर एविडेंट डेटा है एंड लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल है। अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तो वहां पे लिमिटेशंस आ जाती है, जिस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। सॉल्यूशन क्या है?
सल्यूशन, ये सारे के सारा जो लिमिटेशन, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें बताई गई हैं, वो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो ब्लॉकचेन सिस्टम इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है बाय स्टोरिंग डेटा इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड यूटिलाइजिंग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स फॉर द सिक्योरिटी। तो सारे काम जो है वो बेसिकली इस चीज़ पे हो सकते हैं। Okay, so blockchain system will address all these problems and the solution will be provided by it. And how it will be doing by storing the data in a distributed ledger, different, okay, distributed ledger में जो है इसको सेव करेगा and utilizing the cryptography techniques for the security purpose, for the security of the data. Okay. सो ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली कैसे काम करता है, यहाँ पे सारा जो एक तरीके से ये इमेज में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है कि सपोज ए जो है वो बी को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो ब्लॉक के फॉर्म में होती है, ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज वाई ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्टेड, वो जो ब्लॉक है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा हर एक नेटवर्क को, ओके। लेटर ऑन जब ये ब्रॉडकास्ट हो जाती है, दोज इन द नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजैक्शन इज वैलिड, अब जो है वो वैलिड है कि नहीं वो जो है पहले उस चीज को अप्रूव करेंगे। लेटर ऑन द ब्लॉक देन कैन बी एडेड टू द चेन विच प्रोवाइड्स indelible एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। एक बार तो पहले अप्रूव कर देगा, उसके बाद अप्रूवल जब आ जाएगा तो उसके बाद कहेंगे कि हाँ भैया ये जो काम है वो सही हो रहा है, उसको ऐड कर दो ब्लॉक में, एंड जो मनी जो है वो फाइनली किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो सारी चीजें इमेजिनरी लेवल पे हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो इमेजिनरी लेवल जो है वो सारी चीजें स्टोर भी हो रही हैं, सारा इंफॉर्मेशन, और वो एडिटिंग, डेबिटिंग, क्रेडिटिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो भी चल रही हैं। कम होना, यहाँ पे कम होना, किसी के अकाउंट में बढ़ जाना, तो वो सारी चीजें भी चल रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा वहां से उड़ के जाएगा और वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो ब्लॉकचेन्स जो है ये एक सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्ट्रक्चर, ये दीज आर वेरी सिक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन दी क्रिप्टोग्राफी, इसके ऊपर बेस्ड है, एंड दे सपोर्ट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड एनेबल द डेटा ऑफ ट्रांसफर डेटा एंड एनेबल द ट्रांसफर ऑफ डेटा और द डिजिटल एसेट्स एज वेल। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे बस यही चीज है कि आपको पता रहना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, आईआईटी खड़गपुर क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिसर्च में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है, क्या फीचर्स है, एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट्स इट, ओके। और ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस, ओके, ओपन मार्केट सेल स्कीम। अब यहाँ पे जो है ये OMSS जो है वो काफी टाइम से न्यूज में है, इसको बहुत डिटेल में हमने पहले भी कवर कर दिया है, ये फिर से आया है न्यूज में, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई अज्यूम कि आप सभी को पता है कि OMSS जो है वो एक्चुअली में है क्या। आई बिलीव दैट यू नो दिस थिंग, क्योंकि मैंने पहले के जो क्लासेस थी एनालिसिस की उसमें मैंने पूरे डिटेल में इस चीज को समझाया, ओके। इसका एक हिंट तो है वो यहाँ पे भी आपको दे देंगे, लेकिन जो पूरी डिटेलिंग है वो पहले की क्लासेस में हो चुकी है। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली FCI ने क्या किया है, जो क्वांटिटी प्रोक्योर करने का है उसमें बेसिकली कमी कर दी है, ठीक है। देखिए क्या है ये, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि FCI है, it has imposed quantity restrictions and refused to allow states to procure wheat and rice through its open market scheme. ओपन मार्केट स्कीम के ओपन मार्केट स्कीम, ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, इसके थ्रू स्टेट्स को जो है प्रोक्योर करने से मना ही कर दिया गया है, और क्या प्रोक्योर करने से, व्हीट एंड राइस को प्रोक्योर करने से जो है वो रिफ्यूज किया गया है, और वहां पे जो है क्वांटिटी में डिक्रीमेंट भी कर दिया गया है, ओके। एंड ये चीज क्यों करी गई है, ये इसलिए करा गया है कि सेंटर ये बात कह रहा है, दिस हैज बीन डन इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन,
ओके ये जो इन्फ्लेशन होता जा रहा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज के जो प्राइस है वो कितने ज्यादा हो गए, कहीं कहीं तो 130 रुपए किलो भी हो चुके हैं, है ना। तो इस वजह से एक तरीके से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो सप्लाई है उस चीज को रेगुलेट किया जा सके, एंड दिस सप्लाई रेगुलेशन विल बी डन थ्रू दिस थिंग, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल, कि इनका ये चीज कहना है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये बेसिकली ये OMSS जो है वो एक्चुअली है क्या। OMSS जो है ये ओपन मार्केट सेल स्कीम है, यानी ओपन मार्केट में सेल होगा, वही है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। कौन करता है ये? FCI जो प्रोक्योर करके रखती है, ओके, उनको ये सेल करता है। जब ये ओवर हो जाती है, ज्यादा प्रोक्योर किया तो उसको सेल करेगी। सो FCI सेल्स सरप्लस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सेंट्रल पूल थ्रू ई-ऑक्शंस। ई-ऑक्शंस के थ्रू जो है वो सेल करती है, सरप्लस चीजें जो है उसको सेल कर दिया, सरप्लस फूड आइटम्स जो है। किसको सेल करेगी? ट्रेडर्स, बल्क कंज्यूमर्स एंड रिटेल चेन्स। एंड ये सारी चीजें कैसे होती हैं? प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस पे होती है, पहले से ही प्राइसेस फिक्स कर दी गई हैं, उसी के ऊपर जो है ये सेलिंग हो जाएगी। ओके, प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस पे किनका? ये जो सरप्लस फूड है उसका। ओके, एंड स्टेट्स आर ऑल्सो अलाउड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स। स्टेट्स भी जो है वो भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके, एंड दिस शुड बी डन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज। जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिशियरीज आते हैं उनको देने के लिए, उनको फूड आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये चीज आ जाता है, ऑपरेशनलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस। ऑब्वियसली बात है, बहुत इम्पैक्ट होगा इसका। देखिए, इस साल जो है ये OMSS, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था जनवरी में विद सेवरल वीकली ई ऑक्शंस, एंड ये जो वीकली ई ऑक्शंस हुए थे वीट को लेकर के था, ठीक है। एंड द रिलीज ऑफ वीट क्वांटिटीज रिजल्टेड इन 19% रिडक्शन इन द प्राइसेस विद इन 45 डेज, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई, FCI के पास ढेर पड़ा हुआ था, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज, इन्फ्लेशन हो रही थी, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो FCI ने क्या किया, इसको जो है OMSS के अंदर सेल कर दिया। डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाई भी अच्छी खासी होने लगी, देन डेफिनेटली प्राइस विल कम डाउन। किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा तब रहता है जब सप्लाई कम रहती है। डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो वो कोई भी चीज हो तो उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19% विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर ही जो रिडक्शन हो गया। रिवाइज्ड OMSS, यहाँ पे सेंटर ने क्या किया, OMSS पे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। द क्वांटिटी अ सिंगल बिडर कैन परचेज, एक सिंगल बिड में जो बिडिंग कर रहा है, जो बोली लगा रहा है, वो कितना खरीदेगा उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, उसको रिवाइज कर दिया, उसको बेसिकली कम कर दिया। मैक्सिमम क्वांटिटी पहले जो अलाउ करी गई थी वो थी 3000 मेट्रिक टन, 3000 मेट्रिक टन जो है पहले प्रोक्योर किया जा सकता था। ओके, बट अब जो है इसको घटा करके 10 से 100 मेट्रिक टन कर दिया गया है, right, and to accommodate more small and marginal buyers and curb the retail prices। अब कोई जो है बड़ा आदमी, बड़ा जो है बिडिंग कर करके उसने बहुत अमाउंट जो है अपने पास रख लिया और मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी फर्दर, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग, दैट पर्सन विल रिलीज इट इन द मार्केट, एंड देन फाइनली क्या होगा, वो फायदे में रहेगा। ओके, तो इसने यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस चीज को छोटे छोटे में कम दो, ज्यादा को दो, सो दैट जो कम भी लोगों को मिलेगा तो लोगों को लगेगा कि भैया जल्दी जल्दी जो है इससे पैसे बना ले, हम लोग जल्दी से मार्केट में रिलीज कर दे। सो वंस इट इज रिलीज इन द मार्केट, देन डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, प्राइस जो है इट विल कम डाउन, सिंपल सा है। Okay, next, sale restrictions. In a notification to states, the center stopped the sale of rice and wheat from the central pool under OMSS to the state governments. State governments को basically इन्होंने मना कर दिया, इस वजह से जो states गुस्से में है, and disallowed private bidders from selling their OMSS supplies to the states, कि states को नहीं देना है,
यहाँ पे सेंटर ने जो है वो बेसिकली ये काम किया है। OMSS के बारे में जो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो टोमेटो की जो प्राइसेस है वो बेसिकली डबल हो गई है, मंथ ऑन मंथ डबल हो गया है। 53.59 किलोग्राम्स जो है वो बेसिकली लगभग 54 रुपीज जो है वो जून में 29 को था, एंड मई 29 को 24 रुपीज 37 पैसे थी, तो लगभग 24 रुपए लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी कम बता रहा है, 100 रुपए लगभग किलो चल रही है ना, काफी सारे जगहों पे, राइट। अनियन एंड पोटैटो की प्राइसेस जो है वो 7.5% एंड 4.5% जो है वो इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा तूर दाल जो है यानी अरहर दाल, उसकी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो गई है, काफी ज्यादा इसकी प्राइस जो है वो हो गई है। ओके, तो इन सभी प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से इकोनॉमी पे, लोगों की पॉकेट पे जो है वो काफी ज्यादा असर पड़ता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज बहुत महंगे हो जाएंगे तो लोगों के न्यूट्रिशनल कंजम्पशन पे भी जो है वो असर पड़ती है। इन्फ्लेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब एक बात समझिए कि जब भी किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग इट डेफिनेटली मीन्स दैट कि सप्लाई कम है एंड डिमांड ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई उतनी ही है लेकिन डिमांड जो है शूट अप कर गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सप्लाई उतनी ही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हाउ कैन यू एक्चुअली फील कि भैया हम जो है उस चीज़ को मैच अप कर पाएंगे। इट विल डेफिनेटली हिट ऑन दी दिस थिंग, प्राइस, एंड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। So that is the reason. So rising prices of essential food items indicate underlying inflation pressures in the economy. अगर food prices की जो inflation होती है तो it means that जो economy है उसमें inflation का असर जो है अब काफी जो है वो impactful होता जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये चीज बता रही है। स्टॉक लिमिट्स, गवर्नमेंट ने जो है इस चीज को कमी करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए स्टॉक लिमिट्स के ऊपर जो है इम्पोजिशन लगा दिया है ऑन द उड़द एंड तूर दाल। जून 2 डिड नॉट कूल प्राइस गेन्स इन द लेंटिल्स। तो दालों के जो स्टॉकिंग है उस पे हालांकि उन्होंने कहा कि भैया इसको कम कर, इस जो स्टॉकिंग है वो आप ज्यादा नहीं कर सकते। पीपल जनरली डू होर्डिंग, स्टॉकिंग करते हैं इन ऑर्डर टू सेल इट व्हेन द प्राइसेस विल इंक्रीज। ओके, तो जून 2 को जो है हालांकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बट देन ऑल्सो व्हाट हैपेंड, प्राइस के जो शूट अप करने से जो है हम लोग नहीं रोके। सीजनल कंपोनेंट एंड द सप्लाई फैक्टर्स। सीजनल चीज भी, सीजनल पॉइंट जो है वो भी बेसिकली इंपैक्ट रहता है कि सीजन उस चीज का है या नहीं। ओके, अनसीजनल चीजें, अगर अनसीजनल फूड आप खरीदेंगे, कोई ऐसे फूड आइटम्स या फिर जो फूड आइटम्स या फिर फ्रूट आइटम्स खरीदते जो सीजन में नहीं मिलता है या फिर उस लोकेशन में नहीं मिलता है, देन डेफिनेटली द प्राइसेस विल बी हाई। ओके, गर्मियों के टाइम में आप एप्पल ढूंढेंगे देन डेफिनेटली प्राइस विल बी हाई एंड उसका जो क्वालिटी है दैट विल ऑल्सो बी बैड। Seasonality affects the farm produce prices, which is very obvious and influenced by the harvest timing and the prevailing मंडी prices कि मंडी में उसकी क्या प्राइस आ रही है। और अभी तो बारिश का मौसम भी हो गया है, तो बारिश के मौसम में भी जो है चीज़ों का जो रेट है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर है यहाँ पे। तो टाइमली आइटम्स नहीं पहुंचते हैं मंडी में, जगहों पे नहीं पहुंचते हैं एंड लिमिटेड सामान रहता है, डिमांड उतनी की उतनी है। लिमिटेड सामान जो है, जो सप्लाई पीछे से आनी थी इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट, वो नहीं हो पाती है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो मंडी प्राइसेस क्या है वो भी इंपैक्ट करती हैं। Despite seasonality, prices of several food items are significantly higher compared to the same last year. अगर पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करो तो भी ज्यादा है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक और बहुत बड़ा पॉइंट है ये प्राइस हाइक को लेकर के कि ठीक है,
प्राइस जो है वो सपोज ये प्राइस थी, ये प्राइस इंक्रीज हो गई, लगभग सपोज कि 100 रुपए किलो हो गया, ठीक है, पर केजी 100 रुपए किलो हो गया, ठीक है, 100 रुपीज पर केजी हो गई। बट व्हेन द इन्फ्लेशन कम डाउन, जब वो जो है फिर जब शांत हो जाती है, महंगाई जब नीचे की तरफ आती है, तो ऐसा नहीं होता है कि सपोज कि अगर कोई चीज 20 रुपए किलो मिल रही थी तो वो दोबारा से 20 रुपए किलो मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, वो नॉर्मल प्राइस क्या हो जाएगी, सपोज 30-35 रुपीज पर केजी बन जाएगी। मतलब जो पुराना नॉर्मल प्राइस है वहां पे नहीं जाएगा, एक नया नॉर्मल प्राइस जो है वो बन जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एज ऑफ नाउ इन इंडिया। मॉनसून एंड इन्फ्लेशन रिस्क, मॉनसून भी जो है एज आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द इन्फ्लेशन, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द prices of the food. The situation possesses a risk of food prices causing retail inflation to accelerate, and it will further happen if we don't look into the supply thing. So we are in ardent need of controlling the inflation. हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ही जो ज़रूरत है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन जो है उसको कम किया जा सके, एंड दिस शुड बी डन इन ऑर्डर टू इंश्योर द सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ. सो प्राइस स्टेबिलिटी इज द crucial method and the crucial way in order to pave the way for high and sustainable growth, which is very important. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, ये चीज बहुत ही बेसिक इकोनॉमी है. नेक्स्ट हमारा आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेज वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्सेस वाइब्रेशंस. ओके, दिस टॉपिक इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा, बट थोड़ा सा जो है हम इसमें देख लेते हैं पहले कि क्या है ये. ओके, द रोल ऑफ जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT. ठीक है, ये GMRT के ऊपर है ये. तो GMRT क्या है, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, फुल फॉर्म हो गया. अब आइए, GMRT कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन पुणे. ओके, एंड GMRT was one of the 6 large telescopes globally that played a vital role in confirming the presence of gravitational waves using the pulsar observations. अब यहाँ पे 2 important words आए हैं which you need to know. The very first thing is the gravitational waves and the another one is the pulsar observations. 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें. ठीक है, चलो सो देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं. यहीं पे आई विल एक्सप्लेन कि पल्सार ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो ग्रेविटेशनल है force waves, what are these basically? See, when you throw something in the water, right, suppose this is water, right, it is still water. When you throw something, put something in the water, आप पानी में अगर कोई चीज रखते हैं, right, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा बेंड करता है. या फिर इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से समझिए, जो if suppose this is the paper, right, and this is straight, just imagine that this is straight. ये इसको बस imagine करिए कि ये straight है. तो इस पे मैंने अगर कोई चीज भारी कोई चीज रखी, थोड़ी सी ऐसा कुछ जो कि थोड़ा वेट हो जिस पे, ठीक है, वेट हो जिस पे, तो इट विल एक्चुअली डू दिस थिंग. ये तो स्ट्रेट है, इस पे अगर मैंने कुछ भारी चीज रखी तो इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरीके से, राइट, इट विल हैपन, right. So imagine that this is your universe. Okay, this is your universe, and on this universe there is a sun,
एंड उस सन ने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा इसके ऊपर उसकी वेट की वजह से थोड़ा सा बेंड कर दिया है, राइट। सो व्हेन दैट बेंडिंग एक्चुअली हैपेंस, वो जो बेंडिंग है वो जब एक्चुअली में होती है तो इट रिलीजेस सर्टेन काइंड ऑफ वेव्स। क्या करता है वो, एक जो वेव्स जो है वो बेसिकली जनरेट करता है। जैसे कि व्हेन यू थ्रो समथिंग इनटू द स्टिल वाटर, अगर ये स्टिल वाटर है एकदम शांति वाला, तो उसमें अगर आप जब पत्थर फेंकते हो तो उसमें जो है इस तरीके से रिपल्स जो है वो दोनों तरफ क्रिएट करता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द ग्रेविटेशनल वेव्स. That is what is the actually gravitational waves. Everything which is there in the universe that generates certain kind of the waves in the universe. वो universe में जो है एक तरीके का waves generate करता है. Okay? In short, I'm very short way में आपको मैं जो है समझा रही हूँ gravitational waves. Okay. Now when this gravitational waves actually, ये चीज एक हो गया. अब ये पल्सर ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? पल्सर ऑब्जर्वेशंस जानने के लिए आपको जो है पल्सर, ये जो वर्ड है वो बेसिकली समझना पड़ेगा. सी, देयर इज अ स्टार. हर एक स्टार की एक एज होती है, राइट? उसकी एक एज होती है. उसका क्या होता है, या तो वो स्टार कोलैप्स कर जाएगा, अपने में कोलैप्स कर गया और वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, या फिर वो जो स्टार है वो डेड कर जाएगा. ठीक है, वो डेड करेगा. एंड डेड करने के बाद व्हाट इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार. व्हाट इट विल बिकम, न्यूट्रॉन स्टार. जब कोई चीज डेड कर रही होती है तो इट विल बी लाइक, लाइट गई, आई, फिर गई, फिर आई, मतलब दुक 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 टाइप जो है वो बेसिकली होगा. सो दैट इज व्हाट इज दी स्टार. वो जो है वो बेसिकली स्टार पल्सर में एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रही हूँ मैं. ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, इस वजह से उनको डिफिकल्टी होती है, राइट. सो व्हेन इट एक्चुअली डाइज, तो व्हाट हैपेंस, वो एक तरीके से जो है ये इट बिकम्स द न्यूट्रॉन स्टार. What it becomes the neutron star, right? And वो जो है वो pulsate करता है. Basically what happens, वो pulsate करता है. How it happens? See, neutron star बन जाता है. जो neutron है, it is actually that it is a small object, बट उसमें बहुत वेट होता है. ठीक है, इट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बट उसमें बहुत वेट होता है. इट्स लाइक कि अब 70 किलो की चीज जो है आप इतने छोटे में डाल दे रहे हो, इतना छोटा कर दे रहे हो, लेकिन वो उतना छोटा साइज जरूर है बट उसमें वेट वही 70 किलो है. तो वो इतनी बड़ी स्टार जो है वो छोटी जरूर हो गई है बट इट इज हैविंग द still the same kind of weight. It is having the still those things which was there in it, right? तो वही चीज जो है वो बेसिकली पल्सेट ये करती रहती है एंड ये पल्सार. अब यही चीज जो है वो पल्सार है. अब ये पल्सार ऑब्जर्वेशंस को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन किया गया है एज दैट ऑफ द लाइट हाउस, राइट. सो पल्सार एमिट रेगुलर रेडियो बीम्स. ये ना रेगुलरली रेडियो बीम्स बेसिकली जनरेट करते हैं. कैसे रेडियो बीम्स जनरेट करते हैं? सपोज दिस इज दैट स्टार, ओके. एंड अब इसके साइड में जो है ये मैग्नेटिक वेव्स बेसिकली बनते जा रहे हैं. ठीक है, ये मैग्नेटिक वेव्स जो है ये बनते जा रहे हैं. अब जब मैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे बन रहे हैं देन व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ से जो है वो रेडियो वेव्स जनरली निकलती जा रही है. सेकेंड, रेडियो वेव्स निकल रहे हैं, इधर से जो है मैग्नेटिक, यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड उसकी है, उधर से रेडियो वेव्स निकलते जा रहे हैं. सो व्हेन इट इज मूविंग, ठीक है, जब ये मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी रेडियो वेव्स आपको इधर से मिलेंगे, कभी कभी रेडियो वेव्स इधर से मिलेंगे, कभी इधर से, कभी इधर से. तो कभी नॉर्थ से मिल रहा है, कभी साउथ से मिल रहा है, कभी नॉर्थ से मिल रहा है, कभी साउथ से मिल रहा है. तो वो जो रेडियो वेव्स आ रही हैं उन्हीं को ऑब्जर्व किया जा रहा है. That is the pulsar observations. and ये जो रेडियो वेव्स निकल रहे हैं, कभी साउथ से आ रहा है, कभी नॉर्थ से आ रहा है, तो उस चीज को ये स्टडी कर रहे हैं. ओके, एंड नाउ ये जो रेडियो बीम्स बेसिकली जो आ रही हैं,
इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट किस चीज का पड़ता है? ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उनका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? सपोज कि ये जो बीम्स है यहां से आ रही हैं, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि ये रेडियो बीम्स आ रही हैं एंड किसी चीज का जो है यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की भी असर पड़ रही है। असर जो है वो बेसिकली यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। ओके, सो इट विल डिफ्लेक्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा ही सही लेकिन वो डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सपोज कि जो एक टाइम पीरियड था कि एक जो हमने पल्स जो हमने देखा रेडियो बीम का हमने ऑब्जर्व किया, दैट वी ऑब्जर्व्ड एट 1 मिनट और 0 मिनट। ओके, नेक्स्ट वी ऑब्जर्व्ड एट 15 मिनट्स, third one we were supposed to observed at 30 minutes, then at 45 minutes, then at 60 minutes. But when there is a variation because of these things, because of these waves, अब ये gravitational waves की वजह से जो basically हमको variations मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो 15 मिनट पे मिलने के बजाय हमको 20 मिनट पे मिले, अगला जो हमको 30 मिनट पे मिलना था वो हो सकता था 45 मिनट्स पे मिले। तो वही ऑब्जर्वेशंस को बेसिकली यहां पे बोला जा रहा है। दिस इज द सेम ऑब्जर्वेशन which they are talking about the pulsar observations. नाउ यू गॉट इट। बहुत टेक्निकल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सो दिस वाज इट जो कि बेसिकली आपको समझना था। आपने एक बार वो चीज समझ लिया तो कुछ भी नहीं बचा, बस यही चीज समझनी थी। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में समझना था, विच यू गॉट इट, एंड हियर द पल्सार ऑब्जर्वेशंस आल्सो विच यू गॉट इट। सिंपल। Okay, so this is done. Now the international collaboration. So internationally हमने basically जो है वो एक तरीके से collaboration किया था। इंडिया ने जापान यूरोप के साथ हमने जो है collaborate किया था in order to study this thing, है ना, इस चीज को study करने के लिए। So their study utilized 6 of the world's most sensitive radio telescopes, including India's largest telescope, that is the UGMRT. ठीक है, UGMRT इज द अपग्रेडेड GMRT। ओके, इसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग स्टडी कर रहे थे रेडियोस को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काफी चीजें जो है वो बेसिकली स्टडी कर रहे थे। राइट, एविडेंस, ये एक तरीके से हमको ना इन्होंने एविडेंस दे दिया कि हाँ, आइंस्टाइन ने ये चीज कही थी, थेरेटिकली कही थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का जो है वो असर पड़ता है, वो ये चीज इन्होंने प्रूव कर दिया। यही चीज प्रूव किया जा रहा था लीगो के थ्रू और लाइगो के द्वारा, LIGO, लीगो बोलो लाइगो बोलो, उसके द्वारा भी यही सेम चीज करी जा रही थी। लेकिन इसकी वजह GMRT की वजह से जो है ये प्रूफ हो गई, तो अब हमको लाइगो की जरूरत है? वी डोंट नो, हो सकता है नहीं। सो पल्सर ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइडेड अ हिंट ऑफ एविडेंस ऑफ द अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। हमको एक हिंट दे दिया कि अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं भाई, विच रिजल्ट फ्रॉम द मैसिव ब्लैक होल पेयर्स बिलियंस ऑफ टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ द सन। सन से बिलियन ऑफ टाइम्स हेवियर है, वहां से जो है हमको ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, सॉरी ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि बहुत टाइम पहले हुआ है, लेकिन फिर भी उसका असर जो है वो अभी हमको दिख रहा है। राइट, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Okay, so published results and time aberration. The team published their findings in 2 papers. The team थी, उन्होंने 2 papers में इसको रिलीज किया अपनी फाइंडिंग्स को, इन द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल, क्योंकि एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। Their results suggested a time aberration in the signals emitted by the pulsars, indicating the possible presence of gravitational waves. Yes, gravitational waves जो है वो exist करती हैं। Okay, so this is the reason why this particular topic became very much important, interesting topic. Now come to the last topic, that is the from August 15 only digital payments in panchayats will be allowed.
ओके। सो 15 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे, तब से जो है ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। पंचायत को जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है दैट प्लीज टॉक टू दी, पंचायत को जो है वो बेसिकली कह दिया गया है, दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि मीटिंग्स होल्ड करिए सर्विस प्रोवाइडर्स और वेंडर्स के द्वारा, ताकि हम ये जो यूपीआई पेमेंट्स है इसको अब इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसको ये जो काम है बेसिकली बोल दिया गया है कि अब फाइनली अब करिए, ठीक है। सो अ लेटर फ्रॉम यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री हैज enabled द पंचायत विल बी डिक्लेयर्ड द यूपीआई enabled। सो पंचायत को डिक्लेयर करना है हमको, और तब तक जो है हमको ये काम कर लेना है। सो ऑल पंचायत इन इंडिया विल बी रिक्वायर्ड टू यूज डिजिटल पेमेंट्स फॉर डेवलपमेंट वर्क एंड रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। तो जो भी काम काज है जल्दी से निपटा लीजिए, ताकि हम जो है इंडिपेंडेंस डे से यूपीआई इनेबल्ड विलेजेस को जो है, पंचायत को जो है वो डिक्लेयर कर दे दैट यू विल बी डूइंग फ्रॉम दैट। ओके, सो आई होप दैट आपको जो है आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, राइट। एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे आज का, सबसे ज्यादा तो साइंस एंड टेक वाला, राइट। चलिए, सो मिलते हैं आप अगली क्लास में। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।